आप दोनों लोग करें शायद आज सेकेंड लास्ट क्लास होगी हमारी, सेकेंड लास्ट मतलब इसके बाद में एक क्लास होगा, इस सेशन की क्लास करना है, उसके बाद करें। हाँ मतलब एक क्लास में टेस्ट हो जाएगा ना, एक क्लास में टेस्ट हो जाएगा, आई थिंक सैटरडे को। तो भाई देखो स्टार्ट करेंगे वो ठीक। अच्छा कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे कहूँ, अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम के साथ ग्रेजुएशन का कर रहे हैं देखो ग्रेजुएशन में एक टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फील्ड। ध्यान करो ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि किससे डिनोट करते हैं? ई से। और ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास। सीधा सर फोर्स पर यूनिट मास जो फार्मूला होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक है, अब जो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। मास का क्या हो गया? मास का क्या हो गया? किलोग्राम। ठीक है, तो न्यूटन पर किलोग्राम ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि ई का ये फार्मूला होता है। अब जरा एक बात समझो, मैंने तुमसे कहा सबसे पहले मैं तुमसे कहूँ मेरे पास में मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, कोई भी एक स्फीयर है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर जरा देखिए सॉलिड स्फीयर देखो तो ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने कोई ये दूरी मानी, मैंने कहा ये दूरी यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये दूरी है R, ठीक है, इसका जो मास है वो मैंने मास कह दिया, मास है इसका है। बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड E कितना होगा? E कितना होगा P पॉइंट पर? सोचो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला होता था G, इसका मास है m अपॉन दूरी क्या है? r स्क्वायर। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं तुमसे कहा इसका जो रेडियस है वो r है, अब बताओ इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पर इसे q मान लिया, तो ये p पॉइंट पर था, q पॉइंट पर क्या होगा? तो g मास क्या है? m अपॉन ये दूरी क्या है? r, तो r का कैपिटल R का स्क्वायर। मैंने तुमसे कहा अंदर कोई पॉइंट है, उसकी मैंने ये डिस्टेंस मानी, उसकी ये डिस्टेंस क्या है? r p q, और यहाँ पर क्या मान लिया? पॉइंट कोई s मान लिया, ठीक है, या l मान लिया, ठीक है। मैंने कहा बताओ l पॉइंट पर कितना होगा? l पॉइंट पर देखो लिखवाया था नहीं, लिखवाया तो क्या होगा? तो L पॉइंट पर होगा G M अपॉन R Q, साथ में यहाँ पर क्या है? RS, तो यहाँ क्या आएगा? RS। ठीक है, ये फार्मूला होगा तुम्हारा जब कोई सॉलिड स्फीयर होगा तब। सही, हाँ सॉलिड स्फीयर होगा तब। अब एक चीज और देखो, एक चीज जरा सोचना, देखो अगर मैंने तुमसे ये कहा अभी मैंने तुम्हारे ये वाले पॉइंट लिए थे, ठीक है, ये पॉइंट कोई मैंने A मान लिया था, ये मैंने कोई पॉइंट B मान लो और इसे मान लो C, ये डिस्टेंस R, ये कैपिटल R, और इसे तुम कुछ भी डिस्टेंस मान, जैसे मैंने कहा मान लो R है, ठीक है।
जरा देखो सर, हम लोग निकालते हैं ए पॉइंट पर अगर मैं देखूं, जरा देखना ए पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे, सही, तो कुछ ऐसा स्क्वायर आएगा, इस तरीके से किसी पीछे इसके अंदर ये पूरा मास है, तो इसीलिए मैंने लिया था जी मास एम और दूरी क्या था आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर ऐसे कोई स्क्वायर लूंगा तो बी पॉइंट पर भी कितना आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सर सी पॉइंट पर अगर मैं लूंगा जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर क्यूब आर। ठीक है, सॉलिड स्क्वायर के लिए मेरा ये है। लेकिन अगर ये सॉलिड ना होती, सोचो सर सॉलिड ना होती, मैंने एक हॉलो स्फेरिकल सरफेस ली, मैंने ये ले लिया हॉलो। अगर मैं हॉलो ले लूंगा, ध्यान रखना हॉलो ले लूंगा, और हॉलो पे मैंने तुमसे कहा एक ये है, एक ये है और एक अपना है। ठीक है, 3 पॉइंट है। ये मेरे पास में सॉलिड ना हो, ये हॉलो स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर है, एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया, एक पॉइंट सी, डिस्टेंस है आर, कैपिटल आर। ठीक है, अब ए पॉइंट पर क्या होगा तो वही होगा सर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बी पॉइंट पर क्या होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन कैपिटल। सर सी पॉइंट पर क्या, सी पॉइंट पर जी, क्यों हॉलो स्क्वायर। हॉलो स्क्वायर में अगर मैं इसके अंदर देखूंगा तो इसके अंदर कोई मास होगा क्या, नहीं होगा। अगर मास ही मेरा 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा सर 0, सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 0 हो जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ को भी अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, इधर आर है और इधर ई है। अब देखो जरा सोचना कि सर पहले क्या है 0, अंदर हर पॉइंट पर क्या होगा 0, अंदर हर पॉइंट पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, अंदर हर पॉइंट पर तुम्हारा 0 है। लेकिन जैसे ही मैं रेडियस आर पर पहुंचा, कुछ ना कुछ मेरा हो गया, और कितना हो गया जरा ध्यान करो, कितना हो गया अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये हो गया। अगर मैंने पहले लिया, पहले मेरा क्या रहेगा सर, पहले मेरा 0 रहेगा, उसके बाद में एकदम से कुछ हो जाएगा, एकदम से कुछ हो गया, ठीक है, एकदम से कुछ हो गया। उसके बाद में ये घटने लगेगा, घटते घटते ऐसे से हो पाएगा। ठीक है, तो इधर हो गया ई और इधर हो गया, यही तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई, इधर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है सर, ये हॉलो के लिए। अब जरा एक बात समझो, मैंने कोई दो कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब है, कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनके सेंटर सेम, उनको क्या बोलेंगे हम लोग कंसेंट्रिक। दो कंसेंट्रिक मैंने स्क्वायर लिए, दो कंसेंट्रिक जो मैंने स्क्वायर लिए थे, ये मैंने रेडियस मानी इसकी R1, इसकी R2, ये रेडियस R3 और ये रेडियस मानी R4। मैंने कहा यदि अंदर वाले का मास m1 है और बाहर वाले का मास क्या है m2। क्वेश्चन ऐसे पूछे, मुझे बताओ एक पॉइंट पे A और एक पॉइंट पे B, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर
ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा जरा सोचो। तो सबसे पहले अगर मैं ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड देखूं, देखो ए पॉइंट पर देखो, सबसे पहले मैं इसके कहां हूं, बाहर हूं, और बाहर हूं तो इसका मास क्या है m1, तो g m1। यहां से यहां तक की दूरी क्या है r3 का प्लस उसके बाद में अब m2 के भी कहां होंगे, बाहर यहीं पर पूछा है, तो g m2। यहां से यहां तक दूरी क्या है, r3 का ये हो जाएगा। सर समझ में नहीं आता, बी पॉइंट पर निकालो, बी पॉइंट पर सबसे पहले इस वाले के लिए कहां हूं, अंदर हूं, और खोखले के अंदर ई की वैल्यू क्या होगी, 0। खोखले के अंदर ई की वैल्यू, इसके कहां हूं, बाहर। अगर इसके बाहर हूं तो जी अंदर वाले का मास क्या है m1, दूरी क्या हो जाएगी r4 का, सही है। बस बेटा इसके कारण तो 0 हो गया ना, इसके कारण का अंदर सिर्फ इसके कारण कुछ ना होगा, इसके कारण कुछ ना कुछ हो गया, ये होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का अगर कभी फार्मूला निकालने को रहेगा तो हम इस तरह से इसका फार्मूला भी बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा अब मैंने कोई स्फीयर लिया, अब मैं पूछा पोटेंशियल, ठीक है। अब मैंने पूछा कोई पोटेंशियल, ये मेरा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और ये क्या है आर। अगर सर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, सबसे पहले ये खोखला, ये अगर मैं सॉलिड स्फीयर है, इसे मैंने कैसा माना सॉलिड स्फीयर, ध्यान रखो सर। सॉलिड स्फीयर पर अगर मैं एक पॉइंट पर पोटेंशियल देखूं तो सबसे पहले ये देखो पोटेंशियल होता क्या है, पहले इस चीज की जानकारी है। बेटा पोटेंशियल का मतलब होता है इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट। अगर किसी भी चीज को तो लाओ, जैसे मेरे समझ में नहीं आया कैसे करती, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास ये इसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, अगर मेरे पास ये है इसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, अगर इनफाइनाइट से मान लो मैं इस पेन को इनफाइनाइट से लाता तो इनफाइनाइट से अगर मैं यहाँ तक ले आया तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन और जो मास को लाया हूं अपॉन मास, वर्क डन अपॉन मास ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल होता है वर्क डन पर मास, ठीक है। अगर मैं देखो इसका मतलब ये है, सबसे पहले ये सोचो कि पोटेंशियल 0 होता कहां है, पोटेंशियल 0 सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी पर होता है, सिर्फ और सिर्फ कहां 0 होता है, इंफिनिटी पर पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहा ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ए पॉइंट पर, तो याद रखो हमेशा माइनस का जी, इस पूरी का मास मैंने कुछ मान लिया जी, इस पूरे का मास मैंने मान लिया, इस पूरे का मास मैंने मान लिया। अब ये दूरी क्या है, तो खाली, ठीक है, ये होता है पोटेंशियल। अगर मुझे बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो माइनस का जी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है। अगर मुझे सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, अब देखो ये है कैसा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब अगर सॉलिड स्फीयर होता है तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो मास बनाना होगा, तो जो होगा जी एम आर क्यू 1.5 आर स्क्वायर 0
हॉलो इस पर ले लिया, उस हॉलो स्फीयर से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी। हॉलो स्फीयर से ये पॉइंट है और मैंने तुमसे इसका मास क्या है, कैसा है ये हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर है ना। अगर मैं एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैंने इसकी रेडियस r बनाई, यहाँ रेडियस कैपिटल R बनाई, यहाँ रेडियस r है, तो एक पॉइंट पर होगा माइनस का g, इसका मास m अपॉन r। बी पॉइंट पर क्या होगा, तो माइनस का g है अपॉन कैपिटल R। सी पॉइंट पर क्या होगा, माइनस का g है अपॉन r। ध्यान रखना, खोखले के लिए अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। इधर ये तो तुम सो रहे हो, सो मत, आज का देख क्लास और अच्छी बस में, इसके बाद आराम से कोई नहीं कर, ठीक है। अब बेटा मैं ये कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, जो 35 नंबर के 35 से 50 के बीच में होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर अगर जब लिखा हुआ क्वेश्चन होगा तो तुम पेपर में बस उत्तर तुम्हारे दिमाग में एक ही बात है, क्वेश्चन तो आता नहीं होगा, क्वेश्चन तो आता ही नहीं होगा, फिर एक ही बात है कि काश क्वेश्चन पढ़ लेता सर बता देते तो मेरा कुछ ना कुछ अच्छा था ना, और इसी जब भी कभी हम इसमें आते हैं हॉलो स्फीयर में जो पोटेंशियल यहाँ होता है वही अंदर हर जगह होता है, जो पोटेंशियल यहाँ है वही अंदर हर जगह पोटेंशियल अंदर क्या होगा, सेम होगा। अब देखो क्वेश्चन तुमसे किस टाइप से पूछिए, क्वेश्चन तुमसे इस टाइप से पूछा जाएगा, ये ठीक है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर क्या हो, जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कुछ मैंने रेडियस मानी, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने मानी R1, ये मैंने माना R2, ये मैंने माना R3, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मानी, ठीक है। अंदर वाले का मास m1, इधर मास, अब देखो एक पॉइंट A B C D, ये पॉइंट सही है। अब बताओ अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल मिला, सबसे पहले M1 के ये कहाँ है, बाहर, M1 तो यहाँ तक था, M1 के बाहर है तो माइनस G M1 अपॉन R3, चाहिए नहीं, इस बारे में अब मैं किसके कारण निकालूं, M2 के कारण, M2 के लिए ये पॉइंट कहाँ है, बाहर, तो माइनस का G। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R। सही, तो C पॉइंट पर निकालो, C पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो C पॉइंट तो ये, अगर मैं C पॉइंट पर सबसे पहले इसके कारण निकालो, इसके मैं कहाँ हूँ, बाहर ही हूँ, अगर बाहर हूँ तो माइनस का G अपॉन
बाहर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितनी है? सर इसके में कहाँ हूँ? अंदर। और किसी के अंदर होता हूँ तो जो सरफेस पर होता है वही अंदर हर जगह होता है। तो अंदर हर जगह क्या होगा? सरफेस तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R1। तो माइनस का G M2 अपॉन ऐसे, ठीक है। इस टाइप से ये पोटेंशियल निकलता है, या हम इस टाइप से पोटेंशियल को निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ ग्रेविटेशन की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए रिएक्शन मैंने बहुत फोर्स करा दिया है। अच्छा वो पीने का भी इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो ये हो गया। उसके बाद एक बात का समझ, मैं यही ग्रेविटेशन में बात कर रहा हूँ। आप लोग एक चीज समझो, अगर सर एक चीज ग्रेविटेशन, मैंने कहा मान लो मैंने जरा सोचो, ये मेरे हाथ में कैप है। इस कैप को मैंने यहां से, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? जी, ये h ऊंचाई पर है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? मैंने इसे छोड़ दिया, ये जमीन से टकरा रही। जब ये कैप जमीन से टकराने वाली थी उस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी? कैसे निकालोगे? जब ये जमीन से टकराने वाली थी तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? कैसे निकालोगे? तो वो निकालते थे हम लोग जब हम लोग 1D पढ़ते हैं, मोशन की इक्वेशन से। मोशन की इक्वेशन क्या थी? s बराबर हाफ AT b स्क्वायर बराबर 2as। ऐसा नहीं इनसे निकाल, ठीक है, नीचे निकालते हैं। अब बताओ, अगर मैं किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकूं तो g का मान क्या रहता है? नेगेटिव। क्या रहता है? नीचे से ऊपर जाएगा तो g क्या रहेगी? नेगेटिव। लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो g की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो लोग जानते हैं सर, यहाँ पर हम ये वाली इक्वेशन लगाते थे जहां पर हम एक ही जगह पर क्या करते थे? जी पर ये तो करते थे सर, एक ही जगह पर क्या करते थे? जी करते। अब एक बात सोचो सर, ये तो बात तुम चलो ठीक कह रहे हो, ये सब था। मैंने तुमसे कहा अगर कोई भी चीज है वो 3000 किलोमीटर से गिराई जाती है, 3000 किलोमीटर से, 6000 किलोमीटर से, 20,000 किलोमीटर से, 36,000 किलोमीटर से अगर गिराई जाती है तो क्या ये फार्मूला रहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इन इक्वेशंस में जी हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है। जी का मान कम होता है। नीचे पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान कम होता है। पृथ्वी की सरफेस पर, और पृथ्वी की सरफेस पर सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? और सबसे कम कहाँ रहता है? ये बात तो जानते हो। तो तुम्हें पता है अगर मैं ज्यादा ऊंचाई पर जाऊंगा तो जी का मान क्या होगा? चेंज। और जी का मान अगर बदलेगा तो जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा वैसे वैसे जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। पृथ्वी से जितनी ऊपर जाऊंगा उतना जी की वैल्यू क्या होती है? कम। और जितने पास आऊंगा उतनी जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो जी का वैल्यू चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ऐसी हमारे पास सिचुएशंस होती है, अगर ऐसी हमारे
हमारे पास सिचुएशन होती है। तो हम लोग उस कंडीशन में देखो क्या करते हैं। हमने कहा मान लो हम पृथ्वी की सरफेस एच हाइट पर, ठीक है, एच हाइट पर, और यहां से अगर किसी मास को ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप का मतलब क्या है, छोड़ देता हूं, तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक पूरा डेरिवेशन मैंने करवाया था, तो याद कर लेंगे। बी बराबर अंडर रूट बटे 1 प्लस एच अपॉन, सही है, ये था। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं एच का मान है वो किसके बराबर है, आर ई के बराबर है। एच का मान किसके बराबर है, अगर मैं आर ई हाइट से किसी चीज को ड्रॉ करूंगा तो वो आपसे टकराएगी, टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसमें एच की जगह पे क्या रखूं, आर ई। अगर एच की जगह में आर ई रखूंगा, जरा देखना, 2g आर ई 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई से तो एक बचा, एक और एक, दो से दो, तो सिर्फ क्या बचा, क्या इतने वेग से, क्या इतने वेलोसिटी से धरती से टकराएगी, ठीक है। और अगर मैं सर जी का मान 9.8, आर ई का मान इंटू 10 की पावर, तो आंसर आएगा 7.9 किलोमीटर, यानी कि अर्थ से टकराते समय उसका जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके तरीका से मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, इसके तरीके से मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये कहा कि मान लो मैंने अर्थ की सरफेस यहां से किसी चीज को अंडर 1.5 GRE से पढ़ेगा, इससे पढ़ेगा, सही है। अब तुम ये मत कहना सर जी यहाँ से कैसे ठीक दोगे, यहाँ पर आदमी रहते हैं, रहते नहीं रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम यहाँ रहते हो, यहाँ अर्थ की सरफेस से तुम कहाँ रहते हो, अर्थ की सरफेस से तुम यहाँ रहते हो, यहाँ पर आदमी रहते हो भाई, ये तो तुम्हारी इक्वेटर लाइन होती थी, इक्वेटर रूट पे लाइन होते हैं, लोग रहते थे, तो भाई अगर मैंने इस वेलोसिटी से किसी चीज को फ्री करा तो वो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगी, मैंने कहा मान लो मैक्सिमम हाइट कितनी गई, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, तो वही वाला फार्मूला जो अभी लगाया बी बराबर अंडर रूट 2gh 1 प्लस एच अपॉन वेलोसिटी कितनी हो गई 1.5 GRE अंडर रूट 1 प्लस एच अपॉन अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया, अंडर रूट से, तो इसकी गुणा इससे करो, तो इसकी गुणा जब 1 से होगी तो 1.5 GRE, इसकी गुणा जब इससे होगी 1.5 GRE एच अपॉन, और इधर होगी आर से, तो यहाँ 1.5 GH बचा, ये जब उधर जाएगा तो 2 में से ये घटा होगा, तो सिर्फ 0.5 GH बचेगा, तो इधर बचेगा 1.5 GRE और इधर बचा 0.5 G से, तो H का मान कितना आया, 0.5 से भाग दोगे तो 3 RE, कितनी हाइट तक जाएगा ये, 3 RE तक ये। तो ये वाला फार्मूला दो जगह से, पहला चीज ऊपर से किसी चीज को गिराओगे तो तुम्हें H पता होगी, तो यहाँ रख दो तो क्या बात हो जाएगी, वेलोसिटी, और तुमसे कहा गया अर्थ से, तुमने किसी वेलोसिटी से देखा तो v की जगह रखो तो क्या पता चल जाएगा,
पता चलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने कहा मान लो मेरे पास कोई अर्थ है, इसके अर्थ, इस अर्थ की रेडियस सबको पता होती है। अगर यहां से मान लो अर्थ की सरफेस से मैं h हाइट पर पहुंच गया, अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर, h हाइट पर पहुंच। मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज का एक फार्मूला था, क्या था, mgh बटे 1 प्लस h अपॉन, ये फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा। सर m तो n ऐसे है, h कितनी हाइट पर गया, अच्छा मान लो मैं किसी हाइट पर पहुंचा, अगर मैंने कहा कितनी हाइट पर पहुंचा, मान लो h बराबर r हाइट पर पहुंच गया, ठीक है, अर्थ की सरफेस से r हाइट ऊपर पहुंच गया, तो कितना चेंज होगा, तो देखो h की जगह तुम क्या रखोगे, h की जगह पर रखोगे 1 प्लस r बटे r से r कट गया तो 1 बचा, 1 और 1 क्या हो गया, mg r बटे 2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी mg r अपॉन 2, ठीक है, ये फार्मूला होगा। ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन इधर पूछा जाएगा ना, देखना, और जब पेपर होगा तुम एक बार और देखना, तुम एक काम और करोगा, जब पेपर होगा ना, जिस दिन पेपर होगा तुम्हारा, उसके बाद जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा तो मैं ये भी तुमको नोट करके दूंगा ग्रुप में कि मेरे रिवीजन में से कितने क्वेश्चन हैं, समझे, जो अच्छा देखा कि कोर्स खत्म हो गया आप क्या करना पड़ेगा, कि जब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, जो मैंने रिवीजन करवाया है इसमें से कितने क्वेश्चन आए, ये मैं आज मैंने जो पढ़ाया इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, कल मैंने जो पढ़ाया उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, उसके पहले जो पढ़ाया था उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, कुछ कुछ ऐसे जिनसे 2-2 क्वेश्चन सेम पूछे। ये होते सब यही है, यही सब चीज पूछी जाती है पेपर कोई अलग से बोला बनता है, सब यही सब चीजें पूछी जाती है क्वेश्चन। लेकिन वही है हमारे, हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब दिमाग में आ गया तो सारे के सारे पेपर सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, इन सबके बारे में अलग टॉपिक है हमारा, सेमीकंडक्टर, ठीक, सेमीकंडक्टर में गेट पढ़ा दो तो लोगों को गेट में पता है, गेट में पढ़ा देंगे सेमीकंडक्टर की गेट है क्या है, गेट, ठीक। अब सेमीकंडक्टर में तुम देखना, सबसे पहले तुम एक चीज देखो, सेमीकंडक्टर सबसे पहले कंडक्टर है, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरी चीज अगला होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर मतलब चालक, इंसुलेटर मतलब अर्धचालक, दो चालक, तो चालक तो ये अचालक, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। अब देखो सर अगर मैं चालक की बात करूं, कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये चीज है कि कंडक्टर के अंदर जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है। इंसुलेटर के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो
है बहुत, इंफिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिरोध इंफिनिटी के क्या होता है? बराबर। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? जो रोकता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना करंट क्या होगा? कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम है तो इसके अंदर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा जैसे आयरन और सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये सब चीजें हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है। मैंने तुम्हें पहले बताया था क्या वाटर के अंदर करंट फ्लो होता है? नहीं होता है। इनप्योर वाटर के अंदर करंट फ्लो होता है, प्योर वाटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है यार। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होते हैं बच्चों? बोलो। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। आयरन, ठीक है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफिनिटी। करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। रबर, ये सब क्या है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, बोलो, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। होते हैं बहुत कम, होते हैं लेकिन बहुत कम। इतने कम हम मानते हैं कि नहीं होते, बहुत कम। ठीक है, अब क्या मतलब? सेमी कंडक्टर इंसुलेटर। सर अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं, सेमी कंडक्टर, सर सेमी कंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। क्या मतलब होता है? अर्धचालक। सेमी कंडक्टर का मतलब देखो, सबसे पहले बहुत अच्छी चीज है सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में ये होता है इससे सबसे पहले सब इसका काम क्या है? सेमी कंडक्टर का अपन बेसिक नहीं आता है। देखो, सेमी कंडक्टर से ही जितने भी तुम्हारे सोलर पैनल बने हुए हैं सेमी कंडक्टर से बने हुए हैं। मोबाइल की चिप होती है सेमी कंडक्टर होती है। ठीक है, उससे बनी हुई होती है। डिस्प्ले तुम्हारी वो स्क्रीन में देखिए, मतलब करो जैसे होते हैं, हरा हरा निकलता है सर, वो सब किससे निकलता है? सेमी कंडक्टर से। वो सब क्या होता है मिस्टर पीपी? वो सब क्या होता है? सेमी कंडक्टर। क्या होता है? मेहनत कर ले तू और तुम दोनों भी, सही है? मैं भी कहूँ मेहनत कर लो बच्चों, मेहनत कर लो, सही, बहुत अच्छे रहो, बहुत अच्छे रहो। अगर मेहनत कर लो आराम से, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत कर लो। ठीक है, सिर्फ एक बार मेहनत करनी। पता है कभी कभी पता है क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर की बातें ना बेवकूफ अच्छी लगते हैं। मेरे सर जी यार हमेशा एक ही बातें करते हैं। अब जो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है अरे ना, तुम लोगों के पास में दो मैं डेट ऑफ बर्थ कितनी है? हाँ, 2004 के हिसाब से तुम हुए किस साल? 21-24 चल रही है तो 2004 है तो 20 साल कितने हो गए? 20 साल। और तुम्हारी कितनी है? 2006 तो तुम हो गए 18 साल। ठीक है, नीट का फॉर्म डाले सब, नीट का फॉर्म डाले ये भी तुमने अभी जो डेट पड़ी तब डाले थे। एक बार और नहीं ओपन हो गए थे, मैंने तभी डाला अभी थोड़े पहले। अच्छा, एग्जाम सिटी आ रही है, इस सिटी देख लेना, सिटी क्या देख लेना, बरेली होगा सभी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है मेहनत सिर्फ एक बार करनी है, मेहनत सिर्फ एक बार करनी होती है। और एक बार अगर मेहनत कर लोगे
तो फिर सफल रहोगे। एक बार मेहनत करनी है बच्चे के लिए, उसके बाद में तो पूरी ज़िंदगी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से, क्योंकि एक बार एडमिशन हो गया फिर जाकर तुम्हें डॉक्टर बनना ही बनना है, सही है। और अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करोगे, समझे? अभी मेहनत नहीं करोगे तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करोगे, जो भी बिजनेस करोगे उस बिजनेस में पूरी ज़िंदगी मेहनत करोगे, समझे? और मैंने कहा डॉक्टरी का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसमें हर तरफ से रुपया आता है, रुपया तुम्हारे पास खुद चल के आता है। एक बार बताओ, मान लो किसी बंदे ने एक दुकान खोली, तुमने कोई दुकान, कोई तुम्हारे पास ग्राहक आता है, ये कितने की चीज़ है, तुम बोले 1000 रुपये, बोले भैया कम कर लो, तो बोलेगा कम कर लो, तुम कहोगे चलो भैया 900 दे दीजिए। अब तुम्हें डर है कहीं भाग ना जाएगा, उसने कह दिया ठीक है भैया मैंने देख लिया है, मैं सोच के बताऊंगा। ये उसने कहा ठीक है भैया अभी पैसे नहीं है, इसका मतलब तुम समझते इसके समझ में नहीं आया या नहीं चला चला, ठीक। अब तुम्हारे पास कोई, तुम किसी डॉक्टर के पास गए, क्या उससे कहते हो, वो कहता है 1000 रुपये, तुमने बोले सभी 800 रुपये ले लीजिए, कहते हो क्या? सवाल ही पता नहीं, कह दिया ना तो ऐसे भगाएगा कहेगा दोबारा देखो चाहिए, समझे? है और पता चली दवाई लेने का बुखार की और फिर वो दे देगा पेंचिस की, हैं? फिर पता ना, फिर उससे तुम उससे कहोगे कि भाई छोड़ो ये सब क्या है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, इसको बहुत इसको डॉक्टर में इसलिए है, आने वाले टाइम डॉक्टर्स का है, क्योंकि जैसे जैसे खान पान हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं उससे सब बीमार पड़ रहे हैं, और सबकी यहाँ पर वो लगी हुई है क्या डॉक्टर के पास में पूरी, तो इसलिए मेहनत कर लो, एक बार मेहनत करो उसके बाद में पूरी जिंदगी फायदा। अब देखो सेमी कंडक्टर की बात करो, मैं कहूँ सेमी कंडक्टर का सोचो, एट 0 केल्विन टेम्परेचर होता है मेरा 0 केल्विन, कि 0 केल्विन जो टेम्परेचर है वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे छोटा टेम्परेचर क्या होता है 0, इससे नीचे टेम्परेचर आज तक कभी मेजर एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं, वो बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, हाँ एज लाइक इंसुलेटर। सबसे पहले जो 0 केल्विन पर सेमी कंडक्टर बिहेव करते हैं इंसुलेटर की, यानी कि 0 केल्विन पर सेमी कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस कितना होता है, इंफिनिटी। रेजिस्टेंस इंफिनिटी, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इन्हें रूम टेम्परेचर पे लेके गया, रूम टेम्परेचर हम लोग कितना मानते हैं 27 डिग्री, तो यही सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर ये बिहेव करता है एज लाइक किसकी तरह, ठीक, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बहुत और करंट इसमें कुछ ना कुछ होगा, और साथ में क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और पढ़ा है सर, हम लोग एक चीज जानते थे, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता था रो एल अपॉन, ठीक है, रो क्या होता था सर, रेजिस्टेंस, एल तुम्हें पता है क्या होती है, लेंथ ऑफ द वायर, ए तुम्हें पता है क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तुम्हारा कॉलेज कौन सा था, कौन से स्कूल से पढ़े थे तुम, 12वां कौन से स्कूल से किया था, 12वां स्टैंडर्ड से किया, इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई बोर्ड से किया था, ठीक है। अच्छा एक बार तब तो तुम्हें इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो ए है वो है क्रॉस सेक्शन ए, हम
रो क्या है तुम्हारी? रजिस्टिविटी। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर, रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ रखूँ एल ऐसे ही रो की जगह कंडक्टिविटी इंटू यही तो हो जाएगा। अब तुम जरा सुनो सर, मेरे पास में सेमी कंडक्टर है, सोचो सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब ये है, इसका मतलब ये हमारे घर वाले पढ़े लिखे, घर वाले पढ़े लिखे हैं तो पापा क्या करते हैं आपके? पढ़े लिखे नहीं? बहुत मजा बिजनेस क्या होता है? क्या करते हैं? बड़ी वाली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि आर की वैल्यू लगभग क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी, देखो सर, अगर आर जाता तो रो भी ज्यादा, आर बहुत ज्यादा तो रो भी बहुत ज्यादा। अगर सोचो रो ज्यादा तो सिग्मा कम होगा, तो सिग्मा क्या होगा? कम। सही है, सिग्मा कम होगा। सेमी कंडक्टर में 0 केल्विन टेम्परेचर। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो सिग्मा रो भी क्या होगा? और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि बताओ सेमी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, ये सब फैक्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं सेमी कंडक्टर के कैरेक्टर्स की बात, दो टाइप की सेमी कंडक्टर होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक ठीक है, एक होता है एक्सट्रिंसिक। दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, एक तुम्हारा इंट्रिंसिक है, एक तुम्हारा एक्सट्रिंसिक। सर इंट्रिंसिक अगर सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं, इसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब देखो सर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया जो
सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से लेकर, सिलिकॉन है वो भी सेमीकंडक्टर है, ये जर्मेनियम है वो भी क्या है, सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है, जैसे मान लो तुमने सिलिकॉन लिया तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिलिकॉन, सिर्फ सिलिकॉन, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना। अगर कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है, यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होती। प्योर का मतलब क्या है, इम्प्योरिटी नहीं होती। अच्छा, एक्सटेंसिव कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है बीटा और एक होता है एन टाइप। ठीक है, एक बीटा सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप। अब तुम देखो, अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात, जैसे मान लो बच्चों, मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ सिलिका मिलाई, सिलिका है, सिलिका हो गया, इधर भी सिलिका, इधर भी सिलिका, हर तरफ सिर्फ सिलिका है और कोई दूसरा एटम ही नहीं, सिर्फ हर तरफ क्या है, सिलिका है। और सिलिका के आउटर मोस्ट कितने, चार। चार अगर हर इसमें एक में चार चार इसमें, अब ये इसके साथ बॉन्ड बना दिया, ये इसके साथ, और ये कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक, कोवेलेंट बॉन्ड। सर ये जो बनाए हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। अब देखो बेटा, जब टेम्परेचर बहुत कम होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं। टाइटली का मतलब बहुत ज़्यादा कस के बने होते हैं। जब बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है तो ये टूटते ही नहीं, जब टूटते ही नहीं है तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते। लेकिन अगर जैसे जैसे मैं इनका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे वीक होना स्टार्ट होते हैं, एक टाइम पर जाते हैं ये इतने वीक हो जाते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, कि ये टूट जाते हैं। ठीक है, और जब ये टूटेंगे, जरा सोचो, मैंने कहा अगर ये टूटा, ये टूटा, ये टूटेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक होल क्रिएट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल्स भी इसमें क्रिएट होगा। तो सबसे पहले ये बात है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की संख्या जो होती है वो तुम्हारी सेम होती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। पहली चीज तो ये याद रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो इसमें सेम होते हैं। ठीक है सभी, ये बात हमारी सही। दूसरी चीज ये है यार, ये कामयाब नहीं है। क्यों कामयाब नहीं है, क्योंकि लगभग 10⁸ एटम जो होते हैं, 10⁸ एटम, 10⁸ एटम का मतलब होता है 10 करोड़। तो 10⁸ एटम में कोई एक एटम ब्रेक होता है, कोई एक एटम टूटेगा। अब 10⁸ एटम 10 करोड़ में से कोई एक टूटेगा तो क्या वो टूटा हुआ माना जाएगा, नहीं माना, ना के बराबर माना जाएगा। देखो बताओ, 10 करोड़ की आबादी में कोई एक मरे तो क्या तुम कहोगे मर गए, ठीक है। तो भैया 10 करोड़ एटम में से कोई एक एटम टूट पाता है रूम टेम्परेचर की बात, इस बात को ये। अगर मैं रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर दूंगा इसका तो फिर क्या फायदा, वो हमारे लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, इसीलिए ये कतई कोई भी काम में नहीं होता है, किसी कोई काम में नहीं होता। ठीक है,
संख्या क्या रहेगी? सेम। दूसरी, अगर मैंने कहा मान लो मेरे पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, होल्स होंगे और इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होल्स। सबकी संख्या सेम ही तो होगी, होल्स भागेंगे नेगेटिव की साइड और इलेक्ट्रॉन भागेंगे पॉजिटिव की साइड। ठीक है, तो मैंने कहा टोटल जो करंट होगा वो होल्स के कारण जितना होगा और इलेक्ट्रॉन के कारण जितना होगा, दोनों का क्या होगा? एडिशन। दोनों का क्या होगा? जोड़ होगा। दोनों को जोड़ के जितना करंट जाएगा वही। ठीक है, ठीक है। इंट्रिंसिक, हाँ, इंट्रिंसिक के बाद में अगला भाग होगा एक्सटेंसिव। सेमीकंडक्टर में सबसे पहला टाइप कौन सा है? पी टाइप। ठीक है, पी टाइप। तो वो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होगा? ट्राइवैलेंट का मतलब क्या है? ट्राइवैलेंट का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट सेगमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइवैलेंट, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है, ट्राइवैलेंट का मतलब ये सामने में है ट्राइवैलेंट, गैलियम, इंडियम, गैलियम, इंडियम, ये सब क्या है? ट्राइवैलेंट। ठीक है, देखो ये सामने जो है ट्राइवैलेंट। ठीक है, ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट होती है इसमें ये है। दूसरी चीज ये सर, अब देखो सर, मैंने कहा मान लो मेरे पास में सिलिका, सिलिका, सिलिका और बीच में हो गया एल्यूमिनियम। सिलिका में कितने? 4। अब देखो एल्यूमिनियम में कितने? 3। एल्यूमिनियम में 3। एल्यूमिनियम देखो इसने इसके साथ बना दिया, ये तो खाली नहीं है। ठीक है, तो खाली रहेगा। तो अगर मैं उससे वैसे कहूँ खाली रहेगा, अब ये क्या करेगा? देखो यहाँ पर ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये खाली है, तो खाली है तो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं मेरा एक्सेप्टर। इसे हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे एक्सेप्टर। ठीक है, दूसरी चीज जो मेन चीज है उसको याद रखने के लिए देखो, अगर हम पी बनाते हैं, पी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया हुआ पी को ऐसे लिखेंगे तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? होल दिख रहा है। तो पी में रहते हैं होल से ज्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसे बोलते हैं माइनॉरिटी, ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? तो मेजॉरिटी जो इसमें होती है वो होल्स की होती है, माइनॉरिटी जो इसमें होती है वो किसकी होती है?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट भी सबसे ज्यादा किसके कारण होगा? होल्स के कारण। किसके कारण करंट कम होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण करंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, होल्स के कारण करंट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कम होता है। ये हमारा पी टाइप। पी टाइप के बाद अगला आता है हमारा एन टाइप। सर अगर मैं एन टाइप की बात करूं, एन टाइप में होता है पेंटावैलेंट की प्रोटीन है। सबसे पहले ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। ठीक है, पेंटावैलेंट का मतलब क्या है? इधर से इधर, इधर से इधर, सीधा। तो पेंटावैलेंट में आता है फास्फोरस। अब फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं? क्या क्या ऐड होते हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक। अब क्या है? एंटीमनी, एसबी और एंटीमनी, ये इसमें ऐड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस सबसे पहले एक चीज देखो बेटा, इसमें डोपिंग होती है। क्या होती है? डोपिंग। अब देखो मुझे बताओ, एन टाइप में हम किसकी डोपिंग करते हैं? पेंटावैलेंट। बी टाइप में किसकी डोपिंग करते हैं? ट्राइवैलेंट। सर डोपिंग क्या होता है पहले देखो। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना में हम लोग क्या करते हैं? हींग डालते हैं। हींग ले ना तुमने? अब बताओ, खाना बनता है कढ़ाई करके, तो उसमें हींग थोड़ी सी डाली जाती है, ऐसा थोड़ी हींग डाली जाती है, तो वो थोड़ी सी डाली जाती है, उसे बोलेंगे डोपिंग। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डोपिंग। तो बेसिकली इसमें डोपिंग होती है। इसमें 5 होते हैं, 5 होते हैं, सिलिकॉन में 4 होते हैं। ठीक, ये इसके साथ। अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें? बच गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने क्या करेगा? डोनेट करेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डोनर एटम। क्या बोलेंगे? डोनर एटम। अब देखो सर, एक्सेप्टर एटम किसमें होता है? पी टाइप। और डोनर किसमें होता है? एन टाइप। होता है ठीक, तो ये होता है। इसलिए क्या होता है, जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, मेजॉरिटी होते हैं, और होल्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, नंबर ऑफ होल्स। ऐसे ही जो करंट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू, ठीक है। कुछ बस इतनी चीजें इसमें ये याद कर लेना, कुछ सेमीकंडक्टर में इसमें फॉरवर्ड वाइज याद कर लेना, रिवर्स कर लेना, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स।
देखो बेटा फॉरवर्ड राइज जब भी होता है उसका सिंबल ये होता है और रिवर्स राइज का भी सिंबल, बस अंतर इतना होता है फॉरवर्ड राइज ये प्लस और ये और इसमें ये माइनस और ये प्लस। रिवर्स राइज से करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है फॉरवर्ड वाइज में, रिवर्स वाइज में डिप्लीशन लेयर इसमें इंक्रीज होती है, इसमें क्या होती है डिक्रीज। अब सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पहले ये तो फॉरवर्ड रिवर्स वाइज क्वेश्चन किनसे ऐसे पूछे क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछे करंट पासिंग थ्रू तुमसे पूछा जाएगा बताओ 5 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा बताओ, उधर 5 ओम से कितना होगा, 10 ओम से कितना होगा। सर ये है हायर पोटेंशियल, ये है करंट ऐसे निकलेगा। सबसे पहले करंट हमेशा हायर से कहाँ चलता है, तो पर करंट इधर जा रहा है तो इधर हायर है, इधर क्या है, इधर हायर और इधर ये कौन सा है फॉरवर्ड, लेकिन ये कौन सा है, तो इसमें करंट ही फ्लो। इसका मतलब ये जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो 10 ओम वाले से कितना करंट पास होगा, 0। सही है। जब 0 पास होगा तो इससे कितना होगा, तो V की वैल्यू कितनी है 10, R कितना है इसमें 2, यानी कि सिर्फ इससे करंट पास हो रहा होगा इसमें, और कितना पास हो रहा होगा 2 एम्पीयर, और इसके अंदर करंट कितना पास हो रहा होगा 0। ऐसे उसके बाद
सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस होगा कि नेट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में क्या होगा। पहली कंडीशन देखो, अगर हम तो पहली कंडीशन ये है P क्या है, ज्यादा, ये क्या है, अगर ज्यादा है तो करंट ऐसे निकलता होगा, उसके बाद में ऐसे गया, और अगर करंट ऐसे जाएगा तो इधर पॉजिटिव, इधर, तो ये किसी तरह काम करेगा, फॉरवर्ड पर इसी तरह काम करेगा। तो सिर्फ दो रेजिस्टेंस रहेगा, एक 12 और एक ही, तो दोनों का अगर मैं लगाऊं तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सबसे पहले दोनों क्या है, पैरेलल का फार्मूला होगा है दोनों की गुणा करो और दोनों को नीचे जोड़ दो। 12 चौक 48, 16 पिया 3, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखो सर, अगर P कम है, ये कम है, ये क्या है, इसका मतलब सर यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन जब ऐसे जाएगा तो ये किसकी तरह काम करने लगेगा, रिवर्स, यानी कि इसके अंदर करंट ही फ्लो, जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस को काउंट तो सिर्फ एक ही तो रेजिस्टेंस बचा, तो एक ही रेजिस्टेंस बचा, तो आर इक्विवेलेंट सिर्फ एक ही बचा, जो है 12 ओम। हो गया, कुछ चीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सबसे पहले मैक्सवेल की सारी इक्वेशन लगाओ। सारी इक्वेशन ये मैंने तुमको ध्यान दो, किसी तरह के मुझे जवानी याद करवा, ठीक है। अब अच्छे बच्चे को पहली जो थी वो थी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, ठीक है। जो ये होती है E डॉट ds Q अपॉन x, ठीक है। ये दूसरी होती है गॉस, ये होती है मतलब B डॉट ds इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन मूल्यवान है, इसे बोलते हैं मैक्सवेल की पहली इक्वेशन, इसे बोलेंगे मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन, ठीक है। पहली थी E डॉट ds बराबर T ओवर x रहना, दूसरी है B डॉट ds इक्वल टू 0। थर्ड है जिसे हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ
डी है डिजिटल माइनस डी फाइव डी ओवर डी टी डी। उसके बाद में अगली है एम्पियर सर्किट लॉ एम्पियर्स। डी डी ये मैक्सवेल एम्पियर्स मैक्सवेल ठीक है, ये होता है डी डॉट डी है इक्वल टू आई सी प्लस डी फाइव। इसे हम डिस्प्लेसमेंट करंटली होते हैं, ठीक है, इसे हमको डिस्प्लेसमेंट करंटली। ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। तो चारों इक्वेशन तुम्हें पता होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, फोर्थ इक्वेशन कौन सी है और क्या क्या है, ये सारे के सारे इक्वेशन तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। ये चीज लास्ट इक्वेशन होती है, वही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट की भी इक्वेशन होती है। और एक चीज और, स्पीड ऑफ है सी बराबर होता है ई नॉट अपॉन, ठीक है। देखो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एच डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में है, तो मूव किधर करेगी, जेड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। अगर मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, अगर मैं एक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे ई को मैंने माना एक्स में, तो ई को कैसे लिखेंगे, ई नॉट साइन हाँ के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड मेरा तब किसमें होगा, बाई। अच्छा ये जेड का ख्याल रखिए, ये जेड डायरेक्शन में चल रही है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, बाई। ठीक है। और सी बराबर क्या होगा ना सर, ई नॉट अपॉन बी नॉट, और सी तुम सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट, सी हो जाता है स्पीड ऑफ। कुछ चीजें और याद करते हैं, एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है यूई बराबर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये याद रखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक वो होता है यूबी बराबर बी स्क्वायर 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू, ठीक है। ये होता है। और अगर तुमसे
टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछी है, ये सब क्वेश्चन में आएंगे, 4 ऑप्शन में दिए होंगे, देखना टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछी है तो वो हो जाएगा यूवी प्लस यूवी। और ध्यान रखना बेटा यूवी किसके बराबर होता है, यूवी किसके बराबर होता है, यूवी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2u लिख दूँ या फिर 2u। अगर मैं इसको लिखूंगा तो सिर्फ मेरा आएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर v स्क्वायर अपॉन म्यू, ठीक है, या फिर v स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर, ठीक। कुछ और याद करना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी यूई बराबर, ठीक है, इसमें भी यूई बराबर यूई प्लस यूवी। लेकिन एवरेज इलेक्ट्रिक के कारण और मैग्नेटिक के कारण, अगर मैं इलेक्ट्रिक के कारण एवरेज की बात करूँगा, हाँ एवरेज का आप बात करूँगा तो 1/4 ई स्क्वायर। अगर एवरेज मैग्नेटिक की बात करूँगा 1/4 बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। और दोनों को अगर मैं जोड़ के बात करूँगा तो या तो मैं लिख दूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर या फिर लिख दूँ 1/2 बी स्क्वायर अपॉन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, एक एवरेज डेंसिटी भी और एक एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा, ठीक है। हाँ बी स्क्वायर अपॉन किसमें है, एवरेज के लिए नहीं बेटा, ये एवरेज है, ये अभी यहाँ पे 1/4 होगा, ठीक है। अब देखो EM जितनी भी वेव थी उसमें याद रखना आपको, ठीक है, उसमें याद रखना ये कैसे याद रखना, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर वैसे तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, मैंने इसे याद करने के लिए बोला था, रमी बख्श जी ऐसे याद है, ठीक है। ग्राफ से रेडियो, वहाँ से माइक्रो, वहाँ से इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, ठीक है। ये और इधर जब इधर जाएंगे तो गामा की वैल्यू क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा की, ठीक है। तो याद रखना रमी बख्शी, गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेडियो की, ठीक है। तो याद रखना रमी बख्शी, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, और इसे कम, ठीक है। हाँ ऐसे इसमें याद है, ठीक है।
एक काम और करना, इनके जो मैंने वो लिखाए हुए तुम्हारे यूजेस लिखाए हुए और ये कहाँ से उत्पन्न हो